आपकी खबरें दिखाकर खुश हूं। खबरों का असर हो रहा है। आप लोगों की आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचाकर सुकून मिल रहा है। बहुत पसंद कर रहे हैं और कई बार तो साएं साएं कार्रवाई भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। आज सीधे मुद्दे की बात में किन किन मुद्दों पर बात होगी बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू के कठुआ में आतंकी हमला हुआ है। हमारे 5 जाबाज जवान शहीद हो गए। कहां और कब हुआ हमला सब बताएंगे विस्तार से। आखिर कहां चूक हो रही है। दूसरी खबर में बात करेंगे हाथरस मामले में आज एसआईटी रिपोर्ट आ गई है। क्या क्या खुलासे हुए हैं सब बताएंगे। 123 मौतों का सवाल है। विस्तार से इस खबर पर भी सब कुछ अपडेट देंगे, जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे सतपुड़ा भवन पर पॉलीथीन लगाई गई है। मध्य प्रदेश की खबर है। क्यों लगी है, ग्राउंड पर रिपोर्टर गए हैं, अंदर से खबर लेकर आए। चौथी खबर में बात करेंगे इंदौर के खबर की। गरीब हैं तो मार देंगे, कल वीडियो दिखाया था। आज जिम्मेदारों से सवाल पूछा है विस्तार न्यूज़ ने। पूछा है ऐसा क्यों हुआ। पांचवी खबर में बात करेंगे मंडला से आई ऐसी खबर जिसमें एक शख्स घूम घूम कर कह रहा है मैं अभी मरा नहीं हूं। क्यों कह रहा है दिखाएंगे विस्तार से, जुड़े रहिएगा। छठवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले की। खूब चर्चा है इन दिनों छत्तीसगढ़ में इस घोटाले की। सातवीं खबर में बात करेंगे बीजापुर से आई एक ऐसी तस्वीर जो सिस्टम से सवाल पूछ रही है। जुड़े रहिएगा, ये खबर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। आठवीं खबर में आज फिर पहाड़ों पर मची तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बता देते हैं कि धरती का स्वर्ग जो सालों तक आतंक के साए में रहा, सरकार की कोशिशों से कुछ दिनों में वहां हालात सामान्य होने लगे थे। लेकिन दहशतगर्द हमेशा से घाटी में अशांति ही चाहते हैं और इसके लिए उनके निशाने पर हमेशा हमारी सेना के जवान रहते हैं। कई बार ये क्रूर आतंकी आम लोगों को भी निशाना बनाते हैं ताकि इनकी धमक बनी रहे, जो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। एक बार फिर कश्मीर आतंकियों के निशाने पर है, चाहे वो शिवखोड़ी जा रही बस पर हमला करना हो या फिर कठुआ में ग्रेनेड अटैक। आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं और शिवखोड़ी में जैसे आतंकियों ने बस के ड्राइवर को निशाना बनाया था, इस बार भी उनका प्लान कुछ ऐसा ही था। कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर माछेड़ी इलाके के बड़नोटा में जब सुरक्षा बल पेट्रोलिंग के लिए निकले तो पहले आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड अटैक किया, फिर इस स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पूरी घटना में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं और 5 घायल हैं। आज इन जवानों को आखिरी सलामी दी गई और जवानों की अंतिम यात्रा की ये तस्वीर फिर से आंखों को नम कर गई। एक बार फिर से इन आतंकवादियों ने भारत मां के 5 सपूतों को निशाना बनाया और आज जितनी भावुक इन सब जवानों के परिवार हैं उतने ही हम भी हैं। इस पूरी घटना के बाद कश्मीर टाइगर्स ने कबूलनामा किया और सीना चौड़ा करके कहा हमने किया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सोशल मीडिया पर पूरे हमले की जिम्मेदारी ली। कश्मीर टाइगर्स के इस पोस्ट में लिखा था कि कठुआ के बड़नोटा में भारतीय सेना पर हैंड ग्रेनेड और स्नाइपर गन से हमला किया है। यह डोडा में मारे गए 3 मुजाहिदीन की मौत का बदला है। जल्द ही और ज़्यादा हमले किए जाएंगे, ये जिम्मेदारी लेने वाले संगठन का कहना। ये लड़ाई कश्मीर की आज़ादी तक चलती रहेगी। आतंकियों ने 71 दिन में 9 हमले किए हैं, जिसमें 28 अप्रैल को उधमपुर में एक गांव में आतंकियों ने हमला किया। एक विलेज डिफेंस गार्ड घायल हो गए थे, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। 4 मई को पुंछ के सितार में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक एयरफोर्स के अधिकारी विक्की पहाड़े शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो गए थे। 9 जून को जम्मू के रियासी में बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 11 जून कठुआ के हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकी मारे गए थे। इस हमले में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल शहीद हो गए थे। 12 जून को ही जम्मू के डोडा में 2 हमले हुए। हमले में 5 जवान, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुए थे। गंडोह के सर्च टीम पर हुए हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ये पूरी डिटेल आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि देख लीजिए कि किस तरह से जून महीने में और इसके आसपास आतंकियों ने निशाना बनाया है। 26 जून को जम्मू के डोडा में फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई।
3 आतंकी मारे गए और 1 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 7 जुलाई को राजौरी में सेना के कैंप के पास हमला हुआ था, इसमें 1 जवान घायल हुआ था और अब इन दहशतगर्दों ने एक बार फिर 8 जुलाई को हमला कर दिया, जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हो गए। 71 दिन में कितने हमले? 9 हमले। चलिए, आपको मैंने बता दिया। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और हर दिन मैं आपको हाथरस में हुए 123 मौतों पर क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या राजनीति हो रही है और क्या जो इसके जिम्मेदार हैं उन तक कानून के हाथ पहुंच गए हैं, मैं हर दिन आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। इस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद योगी सरकार ने सिकंदरा मऊ के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 7 दिन पहले हुए हाथरस हादसे में 123 लोगों की जान चली गई थी। 7 दिन बाद योगी सरकार ने पहला एक्शन लिया है। सरकार ने एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार के अलावा इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार और चौकी इंचार्ज कचौरा मनवीर सिंह और पारा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे को सस्पेंड कर दिया है, दोषी मानते हुए। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। एसआईटी ने जांच के दौरान 150 अफसरों, कर्मचारी और पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए हैं, जिसके आधार पर एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा है कि हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, आपको याद होगा, और अब एसआईटी कह रही है कि इसकी गहनता से जांच होगी। याद करिए, पहले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तो यही इशारा किया था कि साजिश के एंगल से भी जांच होगी। एसआईटी रिपोर्ट में साफ कहा गया है, हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ। और जो सबसे जरूरी बात जिसके आधार पर आज कार्रवाई हुई कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया और बड़े अधिकारियों को भी नहीं बताया गया। ये सब रिपोर्ट कह रही है। इस पूरी एसआईटी रिपोर्ट में भर भरकर लापरवाही सामने आई है। भीड़ के लिए इंतजाम नहीं था और सोचिए, पहले ही बताया था 80,000 की परमिशन और 2.5 लाख भीड़ जुट गई। और तो और आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे अव्यवस्था फैली और ऐसी अव्यवस्था फैली कि भगदड़ मच गई और 123 लोगों की जान चली गई। हाथरस में हादसा 2 जुलाई को हुआ। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस का दौरा किया। सीएम ने हादसे के 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि एसआईटी ने जांच पूरी करने में 6 दिन लगा दिए। हाथरस केस की 3 लेवल पर जांच के आदेश दिए गए हैं। पहली रिपोर्ट एसडीएम ने हादसे के 24 घंटे बाद प्रशासन को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में हादसे के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया था। दूसरी रिपोर्ट सोमवार को एसआईटी ने योगी सरकार को सौंपी। तीसरी रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग की टीम 2 महीने बाद सरकार को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव आयोग के अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट आने लगी है, खुलासे होने लगे हैं, एक एक करके अधिकारी सस्पेंड होने लगे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में भी अभी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। अब देखिए, 2 महीने बाद तीसरी रिपोर्ट आएगी तो क्या क्या खुलासे होंगे, देखना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हाथरस बताने के बाद और जम्मू में जो हुआ शहादत बताने के बाद अब अगली खबर बता देता हूं। 12 जून 2023 को भोपाल के सतपुड़ा भवन में भयंकर आग लग गई थी। तस्वीरें आपने देखी होंगी, देख लीजिए। लेकिन आग तो कई महीनों पहले लगी थी। आप सोच रहे होंगे कि आज हम सतपुड़ा भवन की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि सतपुड़ा भवन में आग लगे हुए 5 महीने बीत चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सतपुड़ा भवन में लगी आग का मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पाया है। आलम तो ये है साहब कि बारिश के समय में मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से भवन को पॉलीथीन से ढक दिया गया है। जहां इतने बड़े बड़े जिम्मेदार बैठते हों, देख लीजिए इन तस्वीरों को। जिस बिल्डिंग में पूरे प्रदेश के भाग्य का फैसला होता है, उसके खुद के भाग्य की तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहे हैं। विस्तार न्यूज़ कोई भी खबर विस्तार से दिखाता है, इसलिए हमारे सहयोगी विवेक पांडे आज खुद सतपुड़ा भवन का हाल देखने पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए क्या दिखा रहे हैं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे रोजाना देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और अजब गजब कारनामा सतपुड़ा की बिल्डिंग को लेकर सामने आया है,
ये वही सतपुड़ा की बिल्डिंग है जहां पे पिछले साल 12 जून को आग लग गई थी। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए 160 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पाया। बारिश के मौसम में अब पॉलीथीन से इस बिल्डिंग को ढका जा रहा है, क्योंकि अंदर कई विभाग हैं और विभागों में काम करने वाले कर्मचारी बारिश से परेशान है। इसलिए ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन के सहारे सतपुड़ा बिल्डिंग को ढका गया है। यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश में ऐसा नमूना कभी पहली बार ही देखने के लिए मिलेगा कि जब किसी सरकारी बिल्डिंग को रेनोवेट समय पर ना किया गया हो और पॉलीथीन से इसे ढका गया है। तो आप देखेंगे कि सतपुड़ा भवन की तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल में किस तरीके से पॉलीथीन को कवर करके इस ऑफिस को कर्मचारियों को बैठने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि करीब 1 साल पूरा होने के बाद मेंटेनेंस अब तक नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों के बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है तो और सबसे बड़ी बात है कि जब बारिश हो रही है तो इसी पॉलीथीन के सहारे सरकारी भवनों में काम चल रहा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। कभी कभी लगता है, सोचता हूं, जिन्हें नीति बनानी है, जिन्हें रणनीति बनानी है और जिन्हें सब कुछ फाइलों में पास करना है, वो बताइए मेंटेनेंस नहीं हो पाने से पॉलीथीन लगा रहे हैं छत में। सतपुड़ा भवन में बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की फाइल पहुंचती है। क्या है साहब ये पॉलीथीन लगाकर कब तक काम चलाएंगे? अरे मेंटेनेंस करवा लीजिए, दुनिया डिपार्टमेंट के पैसा देते हो भैया, अपने में भी पैसा लगा लो कुछ, हद है। सतपुड़ा भवन के 3 फ्लोर को पॉलीथीन से ढका गया है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सतपुड़ा भवन के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को बारिश से परेशानी होती है। यही वजह है कि सरकारी इमारत को बचाने के लिए पॉलीथीन का सहारा लिया जा रहा है। सतपुड़ा भवन में पिछले साल 12 जून 2023 को आग लगी थी। 12 जून की बात कर रहा हूं मैं, 2023 साल भी बदल गया, जिसमें 12,000 से ज़्यादा फाइल्स जलकर राख हो गई थी। यह आग इतनी भीषण थी कि इसको बुझाने में 20 घंटे लग गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सतपुड़ा भवन है क्या जिसे हम इतनी जिम्मेदारी से दिखा रहे हैं। दरअसल सतपुड़ा भवन वो जगह है जहां सभी मंत्रियों के ऑफिस होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ये मध्य प्रदेश सरकार का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर कहा जाता है। सोचिए मंत्रियों का स्टाफ जहां बैठता हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि नीति, रणनीति और जनता के मुद्दों की बात जहां हो रही हो, जहां सीधे मंत्रियों का कनेक्शन हो, जहां बड़े बड़े अधिकारी बैठ रहे हो, वहां पॉलीथीन लगा रहे हैं, जगहंसाई करवा रहे हैं। और फिर जैसा बता रहे हैं ना विवेक पांडे रिपोर्ट में कि अजब गजब मध्य प्रदेश, तो ये अजब गजब मध्य प्रदेश ही तो है। ये अजब गजब मध्य प्रदेश ही तो है जहां 4,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इस बिल्डिंग में आग लगे 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज भी मेंटेनेंस पूरा नहीं हुआ और अब बारिश आई तो पॉलीथीन से ढकना पड़ रहा है। देख लिया आपने ग्राउंड रिपोर्ट। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कल विस्तार न्यूज़ ने एक वीडियो दिखाया था। रिपोर्टर जोड़ लीजिएगा भाई इंदौर से, पुनीत को इंदौर से जोड़ लीजिएगा। आज पुनीत ने बहुत मेहनत की है, पुनीत ने बहुत मेहनत की है, आज जिम्मेदारों से बात की है। आज किस किस से बात की है पहले ये दिखाऊंगा आपको, और कैसे इस वीडियो का असर हो रहा है और कैसे ये पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है, देश में वायरल होने लगा है। कल हमने सवाल उठाया था, वीडियो दिखाया था, कैसे एक ठेले वाले को निगम के कर्मचारी लात घूंसे से पीट रहे थे। देखा था ना? देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कैसे पीट रहे हैं। मानवता को तार तार कर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर आपका खून खौल जाएगा। इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों ने एक गरीब को, जो दिन भर ठेला लगाकर 300 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, अपना और अपने परिवार का पेट पालता है, उसे छोटी सी बात पर बेरहमी से पीटा। देख लीजिए वीडियो, दिखाइए वीडियो। इतनी पिटाई, लगातार पिटाई। भैया मजदूर हैं, कोई चोरी नहीं की है, कड़ी मेहनत और पेट काट कर गुजारा करने वाला मजदूर है। जान ले लोगे क्या? मारा तो मारा, उल्टा थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी। क्यों शिकायत दर्ज कराई जाती है इस तरह की, आपको पता है? कि गलती तो हो गई, गलती हो गई, मार दिया, वीडियो वायरल हो गया, विस्तार न्यूज़ ने खबर पकड़ ली और उस आदमी के पास चला गया। विस्तार न्यूज़ का सहयोगी वहां चला गया, दिखाया कहां कहां चोट लगी है, कैसे मारपीट हुई है, सब कुछ दिखा रहे हैं। तो क्या करो, उस इंसान से पहले जिसको पीटा है, जिसको बेरहमी से मारा है,
उससे पहले अपनी रिपोर्ट दर्ज करा लो। उससे क्या होगा? बचाव हो जाएगा। किस काम के? सबसे सरल उपाय क्या होता है? सरकारी काम में बाधा। वाह जी वाह, हिंदी में एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हाल है भैया। ठेले लगाने वाले सौरभ क्या कहते हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर आपको जब मैटर समझ आ जाएगा तो और आगे बताएंगे कि आखिर क्या हो रहा है इस पूरे मामले में। पहले सुन लीजिए पीड़ित का क्या कहना है। ये हुआ सर कि मैंने ठेला लगा रखा था यहाँ पर और चारों तरफ से गाड़ी आई। गाड़ी लगाने के बाद में उनने बोला कि ठेला दे दे बेटा मेरे को, तो मैंने ठेला भी दे दिया और ठेला देने के बाद में मैंने ठेला मांगा तो उनने मेरे को मारा, छूटते ही मारने लग गए मेरे को। और मेरा सामान भी नीचे फेंक दिया पूरा रोड पे, मतलब पूरा जाम लग गया था रोड पे। तो वो बोले कि ठेला नहीं दूंगा, तो उनने मेरे को मतलब मारा उनने। और कम से कम 15-20 जने थे, 15-20 जने थे, तो उनने आके मेरे को सबने मारा। ठेला मांगा, ठेला भी दे दिया, फिर भी मारा। अब इसे क्या कहा जाएगा? ये तो पीड़ित हैं। आपको लगेगा ये झूठ भी तो बोल सकता है, लेकिन बाकी ठेले वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे ना भाई। दूसरे ठेले वाले योगेश को भी सुना दीजिए, क्या कह रहे हैं। क्यों किया उन्होंने? ये वजह है कि ये सब पैसा मांगते हैं और हमने नकारा करा इनसे देने का, और बिना एप्लीकेशन दिए हमें यहाँ से ठेला उठाया गया। आज बिना हमारे को अनुमति दिए गया ठेला उठाया गया यहाँ से हमारा। ये बस कोई अधिकारी आएगा, उनके वो चेले चपाटे आते हैं, ला बोले सामने बोला 200 दो 500 दो, कहाँ से देंगे, कब तक देंगे? परेशान करना रोज का काम कर लिया इन्होंने तो। अब रोज कब तक देंगे? कोई आता 100 दो, कोई बोलता 50 दो, कोई बोलता 500 दो, तो कब तक देंगे सर? सुना आपने, निगम कर्मचारियों के अगल बगल टहलने वालों ठेले वाले से वसूली करते हैं। यही नहीं, उन्हें मुफ्त का सामान भी चाहिए। यदि कोई देने से मना करता है तो उसका हश्र ऐसा कर दिया जाता है जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है। अब इसे गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना पीटेंगे किसी गरीब को तो हम विस्तार से तो दिखाएंगे, और सिर्फ दिखाकर भूल नहीं जाएंगे। सीधे मुद्दे की बात में सीधे जिम्मेदार से सवाल भी पूछेंगे। सुनिए इस मामले पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह क्या कह रहे हैं। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने बात की है, सुनाइए अमित सिंह। कल जो अतिक्रमण किया था, ठेले और गुमटियाँ लगाई गई थी, उसमें नगर निगम ने उनको हटाया है। विरोध किया गया है, जो वहाँ पर दुकान लगाए हुए लोग थे उनकी शिकायत हुई है, FIR दर्ज हुआ है। दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दी है, उस पक्ष को भी हम देखेंगे। अगर उसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होगी तो उसके अनुरूप कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होता है अधिकारी महोदय, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। सरकारी बयान देंगे उससे काम नहीं चलेगा। खैर, अतिक्रमण करने गए, मान लिया कि अतिक्रमण कर लिया, दुकान वालों ने विरोध किया तो आप पीट देंगे, इतनी बेरहमी से पीट देंगे, ठेले को कुचल देंगे। यहाँ सिर्फ आपने आम का ठेला नहीं, एक गरीब परिवार की रोजी रोटी को कुचला है। इस मामले पर विस्तार न्यूज ने सीधे इंदौर के महापौर से भी सवाल पूछा। सुन लीजिए इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव क्या कह रहे हैं विजयवर्गीय से, सुनाइए। देखिए, उचित अनुचित का प्रश्न नहीं है। ये जो गैंग होती है, जो रिमूवल का काम होता है, ये सबसे कठिन काम होता है। ये जो करने वाले लोग होते हैं उनकी अपनी अलग समस्याएं, अपनी अलग पीड़ा होती है। जो ठेला लगाते हैं उनकी भी अपनी पीड़ा है, हम उनके भी दुख दर्द को समझते हैं। लेकिन उस कारण से एक्सीडेंट हो, लोग गाड़ियों से निकल नहीं पाएँ, रोड पे 3-3 जगह लाइन में ठेले खड़े रहें, इसको ठीक करने का उपाय भी कोई बताए। गलत बयान है ये। मेयर साहब, आप गलत बोल रहे हैं। आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए मेयर साहब, ये ठीक बात नहीं है, ठीक बात नहीं। जिसको मारा गया है ना, हो सकता है इसका भी एक वोट हो आपको मेयर बनाने में। अरे भाई, अतिक्रमण हटाइए। किसने कहा है कि मत हटाइए? अतिक्रमण हटाइए ना। जो सरकारी तरीका है उससे हटाएंगे कि गुंडाई से हटाएंगे, मारपीट करके हटाएंगे, अधमरा कर देंगे? इस पर आपको अफसोस व्यक्त करना चाहिए था मेयर साहब। गलत बोल गए आप, गलत बोल गए। आम जनता, आम जनमानस, मजदूर, गरीब, मैं कल भी इस खबर के दौरान कहा था कि अगर गलत किया है तो हटा दीजिए, हटाना चाहिए। हटाने का तरीका होता है। आपके पास पुलिस बल है, आपके पास शासन प्रशासन का तंत्र है, आप उसे हटाइए।
नहीं मान रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सा बल का प्रयोग कर दीजिए। और आप जब थाने का, पुलिस का, FIR का डर दिखाएंगे तो वो हटा देगा। अब जाम लग रहा है, आप कह रहे हैं जाम लग रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट जाम लग रहा है तो आपका प्रशासन हटाए ना उन्हें। ऐसे थोड़ी मारेंगे। देखिए लाल घेरे में जो हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन, ऐसे मार देंगे। अगर मान लीजिए कोई सर में कोई चोट लग जाती, कोई लाठी डंडे से मार देता, वो तो बेहोश हो गया, समय से चला गया अस्पताल इलाज के लिए, या तो उसके साथी ले गए होंगे, पानी वानी पिला के उसको ठीक किए होंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे ही मार के छोड़ देते, आप उसकी जान चली जाती। और आप कह रहे हैं कि वो जाम लगता है, उसका क्या? नहीं, इंदौर के मेयर साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं बोल रहे हैं आप। और पुनीत मेरे सहयोगी को काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था। अगर कोई रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाएगा तो कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, अगर अवैध है तो नोटिस दीजिए, हटाइए, लेकिन मारपीट करना ठीक नहीं है मेयर साहब, हमको ठीक नहीं लगा। इमोशनल आदमी हूं, कई राज ट्रक में घूमा हूं, ड्राइवर खलासियों के बीच कई महीने गुजारा हूं, रेहड़ी पटरी वालों के साथ बैठकर खाना खाया है, 22 राज्यों में घूमकर इस गरीबी को महसूस किया है। बस इसलिए कह पा रहा हूं, ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। नगर निगम के अधिकारियों ने ठीक नहीं किया। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं और आपको अगली खबर बता देते हैं। ये तो जब मेयर ही कह रहे हैं कि जाम लगता है, एक्सीडेंट होता है, उसका क्या? पुलिस कह रही है दोनों पक्ष की, ये तो लीपा पोती है। स्पष्ट बता दूं आपको, ये लीपा पोती है, उस गरीब को न्याय नहीं मिलने वाला। लेकिन इस तरह से सवाल विस्तार न्यूज पूछता रहेगा। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देता हूं। रोज सिस्टम की पोल खोलती कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आज एक और तस्वीर आई है। विकास के लाखों दावों के बीच मुरैना का मोहनपुरा गांव एक ऐसा गांव है जहां शमशान पहुंचने तक का रास्ता भी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, स्वर्ग पहुंचने का रास्ता ठीक नहीं है। जीवित तो जीवित, अब जिन लोगों की जान चली गई है उनके अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सोचिए, किसी का जब अपना चला जाता है, कुछ दिखाई देता है उसको, उसके घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल होता है। कोई अपना चला गया है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। हालात ये है कि ग्रामीण अस्थायी शेड लगाकर अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसे ही एक अंतिम संस्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल मोहनपुर गांव में एक महिला की मौत हो गई। दोपहर बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन बारिश के चलते परिजन इंतजार करते रहे। पर कई घंटों के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मजबूर होकर परिजनों को सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। गांव वाले परेशान हैं, मजबूर हैं, कह रहे हैं हर साल बारिश में यही हाल होता है। प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं देता। पुराने शमशान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, उसे खेत बना दिया है। बताइए दबंगई, शमशान को ही खेत बना लिए। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या रुख है वो भी सुन लीजिए। ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं सीओ जनपद से बात करता हूँ कि व्यवस्था बनाई जाए, इस तरह की समस्या ना आए। देखिए अम्बापुर से का एक मामला आया था तो उसको दिया, उस पर काफ़ी पॉजिटिव चर्चा हुई। सीओ ब्लॉक की और एसडीएम की चर्चा हुई और निदान किया जा रहा है। कुछ अतिक्रमण लोगों ने कर रखे थे, वो कार्रवाई की जा रही है। जैसे भी संज्ञान में मामला आता है करते हैं। ऐसी खबर क्यों दिखाता हूं मैं, आपको पता है? ऐसी खबर क्यों दिखाता हूं? ऐसी खबर इसलिए दिखाता हूं ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो देखें कि जीते जी अगर उन्हें सरकार के स्कीमों का फायदा नहीं मिल रहा है तो क्या उनकी जिंदगी जाने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार सुकून से करने का मौका मिल रहा है या नहीं, वो कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसी खबर इसलिए दिखाता हूं, ये पीड़ा है आम आदमी की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर क्या है ये भी बता देता हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक आदमी, एक मुर्दा है। बताइए, ये पेपर लिया हुआ है और लिखा क्या है? अभी मरा नहीं हूं। पिक्चर आपने देखी होगी, टाइगर अभी जिंदा है, मैं जिंदा हूं। जिंदा रहने की बात हर कोई करता है, लेकिन कोई ये थोड़ी कहता है कि भाई रुको ना, मैं मरा थोड़ी हूं।
जिंदा आदमी कह रहा है। पूरी कहानी देखना चाहते हैं? और आज से नहीं बल्कि करीब 5 साल पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। जो जिंदा है व्यक्ति, 5 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन ये हम ना तो कह रहे हैं ना ही बता रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं। इसकी कहानी बस इतनी भर नहीं है, इसके आगे की कहानी भी हम आपको बताएंगे। विस्तार न्यूज़ है, विस्तार से ही बताते हैं। पहले आप इस मुर्दा इंसान की बात सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये मुर्दा इंसान की बात सुन लीजिए। जब आपसे ऐसा कह रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे यार क्या बता रहे हो ज्ञानेंद्र भाई, मुर्दा इंसान की बात सुन लीजिए। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये आदमी घूम घूम के कह रहा है अभी मैं मरा नहीं हूं भाई, मरा नहीं। सुन लीजिए, आप सुनाइए। तो आपका संबल कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? इसमें तो मार दिया है। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड में आपको मार दिए हैं, आपकी मृत्यु बता रहे हैं वो। तो आपका संबल कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? इसमें तो मार दिया है। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड में आपको मार दिए हैं, आपकी मृत्यु बता रहे हैं वो। कितनी आसानी से कह रहे हैं भाई साहब, मार दिए हैं, उसमें तो मार दिए हैं। अभी आपने जिन्हें सुना उनका नाम कमल सिंह है। वैसे तो ये 40 साल के हैं, लेकिन 2018 में इन्हें मार दिया गया था। मार दिया गया था मतलब सरकारी कागजों में मार दिया गया था। आपने सही सुना, इन्हें मार दिया गया था। वैसे ये जिंदा हैं और अच्छे खासे दुरुस्त हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान करे, हमारी प्रार्थना है इनको खूब लंबी आयु मिले। कमल सिंह मंडला से करीब 30 किलोमीटर दूर खलवारा गांव में रहते हैं। इनको समग्र आईडी समेत कई सरकारी कागजों में साल 2018 से मुर्दा बना दिया गया और साल 2019 में उसका सत्यापन भी कर दिया गया। और कमल को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं लगी। ये सरकारी कागजों में मारे जा चुके हैं। इस बात का इन्हें तब पता चला जब ये अपने बच्चे का एडमिशन करवाने स्कूल पहुंचे। स्कूल वालों ने कमल से समग्र और संबल आईडी मांगी तो कमल पहुंच गए ऑनलाइन दुकान आईडी निकलवाने। और तब उन्हें ऑनलाइन दुकान वाले ने बताया कि आप तो मर चुके हैं। दुकानदार की बात सुनकर कमल सिंह और उनके परिवार के होश ही उड़ गए। और होश उड़े भी क्यों ना भाई, कोई जाए अपना ऑनलाइन काम कराने और वो ये कह दे कि आप तो मर चुके हैं, कैसे लगेगा आपको? सोचिए। बस ऐसा ही कमल सिंह को लगा। अब जब कमल सिंह को इस बात का पता चला कि वो मर चुके हैं, तब से वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पिक्चर देखिए आपने, पूरी पिक्चर बना दी है लोगों ने इस पर। सरकारी अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि जिंदा हूं मैं, अभी मरा नहीं। सुनिए। पंचायत जब आप गए थे तो उन्होंने क्या बताया? कह रहे बनेगा, बहुत दिन हो गया जाते, तब हो जाएगा बहुत दिन। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गया पंचायत जाते। पंचायत जब आप गए थे तो उन्होंने क्या बताया? कह रहे बनेगा, बहुत दिन हो गया जाते, तब हो जाएगा बहुत दिन। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गया पंचायत जाते। दुखद है, बहुत दुखद है। तो ऐसे ही कमल पिछले 5 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि अब कहीं जाकर अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझा है और जांच कराने का भरोसा दिया है। सुनिए एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं, सुनाइए भाई। क्योंकि कल हमारे ऑफिस में कल ही इस संबंध में आवेदन मिला है, इसकी एक टीम बना के और जांच करके जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। 3 जुलाई को यही आवेदन कल ही प्राप्त हुआ है और विस्तृत जांच करके ही निष्कर्ष पे आएंगे कि क्या वास्तविकता क्या है। सोचिए हमारे सरकारी सिस्टम का हाल है। जिंदा आदमी मुर्दा है और मुर्दे के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। आप भी ऐसी कई खबरें देखते सुनते होंगे। सोचिए कमल सिंह को अपने ही जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, आपके सामने खड़ा ये शख्स मैं ही हूँ, इसका सबूत भी खुद मैं ही हूँ, क्योंकि जिंदा हूँ मैं। इतने के बाद भी क्या मिला? भरोसा। बहुत बड़ी खबर आ गई है, पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे ही जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। ब्रेक कर दीजिए स्क्रीन में।
ब्रेक कर दीजिए। कौन सी खबर है? कोयला घोटाले में बहुत बड़ी खबर है। रानू साहू और सौम्या चौरसिया के कथित सहयोगी दीपेश टांग को जमानत मिल गई है और इस पूरे मामले में इस दीपेश टांग की जमानत का कनेक्शन कहां तक जा रहा है, ये सब कुछ जानना समझना बहुत जरूरी है। पहले ब्रेकिंग आप देख लीजिए। कल एसीबी जुडिशियल कस्टडी मिली तो फिर जेल। कोयला घोटाले में बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि बेल कह रहे थे कि बेल मिलेगी ही नहीं इस पूरे मामले में, और अब बेल मिलने की बात आई है तो इससे क्या क्या उम्मीद जग रही है, किस तरह की उम्मीद जगाई दिखाई दे रही है कि क्या सौम्या चौरसिया रानू साहू को भी बेल मिल जाएगी। बहुत सारी चर्चाओं का बाजार गर्म है और इन दिनों छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला जब से एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जितनी तनख्वाह उससे ज़्यादा पैसा कैसे बढ़ गया, तब से लेकर इस पर खूब चर्चा हो रही है। और ये खबर किसने दी है? ये खबर किसने दी है? मेरे सहयोगी नितेश गर्ग ने। नितेश गर्ग कहाँ हैं? नितेश गर्ग और रवि मिरी को दिखाइए भाई, दिखाइए कहाँ हैं ये दोनों। नितेश, क्या खबर है? क्योंकि इस खबर का भी विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी खबर क्या है ये बता दीजिए जनता को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही गूंज है इस समय कि क्या कोयला घोटाला करने वालों को बेल मिल जाएगी। और इसकी सुगबुगाहट तेज हुई तो एसीबी ने एक और नई एफआईआर दर्ज कर ली। उस एफआईआर पर बात करूंगा रवि मिरी आपसे, लेकिन अभी कौन सी बड़ी खबर आपने दी है नितेश, विस्तार से बता दीजिए। देखिए ज्ञानेंद्र जी, आज सुबह से ही एसीबी की स्पेशल कोर्ट पर हमारी नज़रें बने हुई थी। मैं सुबह से वहां मौजूद था और कल का घटनाक्रम चूंकि बहुत महत्वपूर्ण था, 7 अगस्त तक के लिए अंतरिम बेल मिली थी 2 लोगों को, रानू साहू और दीपेश टांग को। इन्हीं को लेकर पूरी पशोपेश चल रही थी। विस्तार न्यूज़ की नज़र बनी हुई थी। स्पेशल कोर्ट में मैंने पूरी हियरिंग भी सुनी। जब ये सब कुछ हुआ तो कल से ही कयास थे कि ये लोग छूट जाएंगे, लेकिन जब आज स्पेशल कोर्ट हम पहुंचे और लगातार हम जो सूत्रों से बात कर रहे थे, रानू साहू के बाहर आने में एक अड़चन है, वो है एसीबी की एफआईआर जो पहले 2 दर्ज हुई थी और एक 2 तारीख को दर्ज हुई जो कल रिवील हुई थी। विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले रिवील की थी। दूसरा नाम है दीपेश टांग का। ईडी के मामले में इन दोनों को जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से और दीपेश टांग पर एसीबी से कोई ऐसा बंधन नहीं था, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था और यही उनके लिए लूप होल फायदेमंद बन गया। आज 2 चीजें और हुई। स्पेशल कोर्ट में 2 घटनाक्रम थे। एक, एसीबी के जो अड़चन आ रही थी रानू साहू की, उनके वकील जो रिजवी हैं उन्होंने याचिका दायर की थी, जमानत याचिका। अगर ये जमानत मिल जाती आज तो रानू साहू भी बाहर हो सकती थी। दूसरी चीज थी, एसीबी ने स्पेशल कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी की जो है बेल जो याचिका दाखिल की कि दीपेश टांग बाहर ना आ पाए, उससे पहले हमें जुडिशियल कस्टडी दे दी जाए। लेकिन बहुत लंबी बहस चली। अगर बात की जाए, अभिषेक झा हाई कोर्ट के वकील आए थे, इसके साथ ही अगर बात की जाए ईडी की तरफ से वकील आए थे, एसीबी की तरफ से वकील आए थे, पांडे साहब, इन दोनों के बीच बहुत लंबी बहस चली, 1.5 घंटे की बहस, और हम पल पल की उसमें नज़र बनाए हुए थे और अंतिम कंक्लूजन ये निकला कि कल इस पे वर्डिक्ट आएगा, फैसला देंगे और दीपेश टांग को यही फायदा मिल जाता है। और दीपेश टांग जब ये सब कुछ एसीबी की स्पेशल कोर्ट में चल रहा था, वो अलग एक बेंच थी, वहां पर अपनी जो बेल मिलती है उस बेल को वहां पर वो रखते हैं और उसकी जो न्यायिक प्रणाली होती है आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही ये बात चलती है कि एसीबी का फैसला कल आएगा, सीधे दीपेश टांग के जो परिजन है, वकील है, पहुंचते हैं और उनको बेल मिल जाती है। दीपेश टांग वो नाम जिस पर लगभग 50 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का नाम है, चाहे वो सौम्या चौरसिया की बात कर ली जाए, चाहे रानू साहू की बात कर ली जाए, इनके साथ बहुत ढेर सारी जमीन हस्तांतरण का मुद्दा है। अगर कल एसीबी को दे दी जाती है स्पेशल बेंच के द्वारा, तो फिर दीपेश टांग को फिर से पूरी पशोपेश चलेगी। कल उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहले कस्टडी में लिया जाएगा, फिर न्यायिक रिमांड की बात आएगी, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कल के वर्डिक्ट पर नजर है, क्योंकि आज की बहस बहुत स्ट्रांग थी, बहुत दिलचस्प थी। तमाम फैक्ट एंड फिगर्स को रखा गया। रानू साहू जब कोरबा कलेक्टर के पद में पदस्थ थी तब वो देखा गया, और दूसरी तरफ से सौरभ पांडे जी थे, उन्होंने भी एक तगड़ी बहस की। और ठीक है, आप जो जानकारी बता रहे हैं, ये जानकारी इतनी रोचक है और इतनी तथ्यों से भरी है, और कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई और जिस तरह से सुनवाई चली उसको लेकर नितेश जिस तरह से विश्लेषण कर रहे थे,
तो मैं भी सुन रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि क्या हुआ कोर्ट में और क्या कहा वकील ने और टांग को कैसे जमानत मिली। लेकिन रवि आऊँगा आपके पास नीतीश। लेकिन रवि, ये जो एसीबी ने नई एफआईआर दर्ज की है, जिसकी रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाएंगे, रुके रहिएगा, खबर का कनेक्शन कैसे होता है और किस खबर पर हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो नई एफआईआर दर्ज हुई है, ये तो रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, इनकी सब की मुसीबत बहुत बढ़ाने वाली है रवि। एफआईआर में उनके आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इसमें रानू साहू ने जो 4 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, वो कैसे बनाई है, जब वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में, जब उनको कार्यकाल में काम मिला, उसी दौरान इनकी संपत्ति बढ़ी और उसी दौरान इनका कोयला घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो कोयला घोटाला जो 1600 करोड़ रुपए का हुआ था 16 महीने में, तो वो घोटाला 570 करोड़ का जो घोटाला था, उसमें उसी दौरान ये सब चीज़ हो रहा था। सौम्या चौरसिया ज़मीन खरीद रही थी, समीर बिश्नोई अपनी पत्नी के लिए ज़मीन खरीद रहे थे, संपत्ति बना रहे थे। उन सबसे ज़्यादा किसी ने कमाई की है तो वो है सौम्या चौरसिया। उन्होंने करीब 7 से 9 करोड़ रुपए की इस दौरान कमाई की है, और ये सब कमाई केवल 2020 से 2022 के बीच में हुआ है। और ये वही समय है जब छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला चल रहा था। समझ गया रवि, मैं आपकी बात को समझ गया। लेकिन कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है कोर्ट में, ये भी बहुत संक्षिप्त में, बहुत थोड़े शब्दों में बता दीजिए नीतीश। और कल क्या खबर आ सकती है कोर्ट से, ये कोयला घोटाले के जो आरोपी हैं इनसे जुड़ी हुई कल कौन सी खबर आ सकती है कोर्ट से, ये बता दीजिए। फिर ये घोटाला क्या है, रवि ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कैसे संपत्ति बढ़ी। जिस खबर पर हम अभी बात कर रहे हैं, जो ये ब्रेकिंग आई थी ना, जमानत बहुत बड़ा मसला है। देखिए कितने महीनों से जेल में बंद हैं, 2 आईएएस अफसर, एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, ये सब जेल में बंद है। इसलिए ये इसमें जमानत अगर किसी एक को मिलती है, एसीबी ने नई एफआईआर दर्ज की है, तो कहां से रास्ता बनेगा जेल से बाहर आने का। इसलिए मैं आपको इस खबर को ज्यादा विश्लेषण करके बता रहा हूं। कल क्या है, कल क्या है, ये 1 साल से बंद हैं ये लोग जेल में, 1 साल से। कल क्या होने वाला नीतीश, जल्दी से बता दीजिए, फिर ये खबर क्या है इसका विश्लेषण कर देंगे, बताइए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, 1.5 साल से दीपेश टांक बंद था, वो छूट गया है, और रानू साहू लगभग 1 साल से बंद हैं। उनके छूटने के लिए आज भरसक प्रयास किए गए हैं। कल जज साहिबा आएंगी, जजमेंट जो है उसको देखेंगी, चेक करेंगी, और लगभग दोपहर 1 से 3 के बीच जो जजमेंट होगा, 2 जजमेंट हैं। एक है कि क्या एसीबी के मामले में जमानत याचिका पास की जाए रानू साहू की। अगर वो पास कर दी जाती है तो ईडी और एसीबी दोनों याचिका पास होने के बाद रानू साहू भी बाहर दिखाई देंगी। दीपेश टांक को अगर एसीबी की जुडिशियल कस्टडी का फैसला दे दिया जाता है तो जुडिशियल कस्टडी के बाद दीपेश टांक जो अब आजाद हो गए वो एक बार फिर से अंदर दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, यही सब कुछ कल होने वाला है। लगातार आपके माध्यम से हम दिखाते हैं। नहीं ठीक है, विस्तार न्यूज के माध्यम से दिखाइए। कोर्ट की और क्राइम की रिपोर्टिंग आप इतनी शानदार कर रहे हैं नीतीश, बहुत ही बढ़िया। लेकिन कल जो भी कार्रवाई होगी, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, उस पर सबसे पहले विस्तार न्यूज के दर्शकों को आश्वासन दे रहा हूं नीतीश, कल पूरे दिन इसी खबर पर रहेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। रवि आपका भी शुक्रिया। एफआईआर और कौन कौन सी दर्ज हो जाती है ये भी देखते रहिएगा, और क्या ये फंसे रहेंगे या इनकी मुसीबत कम हो जाएगी, इस पर आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। छत्तीसगढ़ से आप दोनों सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं जो खबर अभी आपको बता रहा था, ये जमानत वाली, इस खबर में बवाल क्या है जिसकी वजह से जमानत नहीं मिल सकती, ये आपको बता देता हूं, खबर में बता देता हूं। 1 किलो कोयले का आज देश में क्या भाव है आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, 7 रुपए किलो, बस 7 रुपए। इतने खर्च में आप 1 किलो कोयला खरीद सकते हैं, और इसी कोयले से सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा भी सकते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करिएगा, लेकिन जो लोग ये करके सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं, उनके करतूतों की कहानी जरूर बताऊंगा। चलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता हूं और सीधे मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। मुद्दे की बात क्या है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर लगे कोयला घोटाले के दाग छूट नहीं रहे। हालांकि अब वो सरकार में नहीं है, लेकिन उनके ये दाग छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज इस खबर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांग को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई। रानू साहू 1 साल और दीपेश करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं। ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला केस में गिरफ्तार किया था। दोनों की जमानत 7 अगस्त तक के लिए मंजूर की गई, लेकिन रानू साहू की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। मुश्किल क्यों कम नहीं हुई है ये भी बता देता हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नया एफआईआर दर्ज कर लिया है। समझ गए आप? नितेश गर्ग को मैं इतना लंबा इसलिए सुना रहा था क्योंकि नितेश गर्ग आज पूरे कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चली उसके गवाह थे, सब कुछ बैठकर सुन रहे थे। और ये जो मुसीबत है, ये जो जमानत नहीं मिल रही है, उस पर जो अड़चन है, ये रवि मेरी बता रहे थे, अब विश्लेषण कर दे रहा हूं। दर्ज कर लिया है, नई एफआईआर दर्ज हो गई। इसमें सस्पेंडेड आईएएस समीर बिश्नोई और पूर्व सीएम की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया का नाम शामिल है। कल सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू को जमानत मिली, लेकिन ये राहत रानू साहू के काम नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे कि ईओडब्ल्यू ने किस आधार पर नया एफआईआर दर्ज कर लिया है। सुनिए वकील क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोल से भी स्कैम था, लेकिन वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके संदर्भ में दीपेश टोंक और रानू साहू को 7 अगस्त तक की इंटरिम बेल ग्रांट करी गई है। लेकिन वो केस है जो कोल लेवी के स्कैम को इन्वेस्टिगेट किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। वकील ईडी के बता रहे थे सौरभ पांडे, डिटेल दे रहे थे। दरअसल इन अफसरों ने अपनी आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति बनाई है। सबसे पहले सस्पेंडेड आईएएस रानू साहू की बात कर लेते हैं। चलिए बता देता हूं। रानू साहू 2010 बैच के आईएएस हैं। जिला पंचायत सीओ से लेकर जिला कलेक्टर के पद पर काम कर चुकी हैं। जब गिरफ्तार हुई थी तो उस समय रायगढ़ जिले की कलेक्टर थी। 12 साल सर्विस किया है रानू साहू ने। 12 साल में रानू साहू की सैलरी 92 लाख रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन रानू साहू ने 4 करोड़ रुपए कमाया और परिवार के नाम जमीन खरीद ली। ताज्जुब की बात यह है कि इतना पैसा सिर्फ 2015 से 2022 के बीच कमाया गया। अब बात सबसे चर्चित नाम सौम्या चौरसिया की भी कर लेता हूं। सौम्या चौरसिया ने 9 करोड़ से ज्यादा रुपया कमाया। सौम्या 2008 में राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर अफसर बनी। पाटन की एसडीएम रह चुकी हैं सौम्या चौरसिया। 2018 में मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात किया गया और देखिए कम समय में ही 9 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति बना ली। संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा 2021 से 2022 के बीच का है। रानू साहू और सौम्या चौरसिया की कमाई तो आपने जान ली। अब सस्पेंडेड आईएएस समीर बिश्नोई की संपत्ति भी देख लीजिए। पत्नी के नाम खूब जमीन खरीदे हैं बिश्नोई जी। समीर बिश्नोई कानपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। स्कूल टॉपर और बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है इसकी भी डिग्री ले रखी थी ऐसा लगता है। 2010 में समीर बिश्नोई आईएएस अधिकारी बने, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कलेक्टर और प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। 2010 से 2022 तक समीर बिश्नोई की सैलरी 93 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पत्नी के लिए खरीद लिया समीर बिश्नोई साहब। 3 सस्पेंडेड बड़े अधिकारियों की कमाई देख लिया। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इनके घर में पैसों की बारिश होने लगी। ये भी जानना चाहते हैं, चलिए बता देता हूँ। दरअसल 16 महीने में छत्तीसगढ़ में कोयला के ट्रांसपोर्टिंग में पैसे वसूल कर व्यापारी और अधिकारी अपना जेब भरते थे। इसका खुलासा ईडी ने 2022 में किया था। राज्य में ट्रांसपोर्टिंग के लिए लेवी वसूलने का सिंडिकेट बनाया गया था। इसका मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी था। कोल के लिए प्रति टन 25 रुपए की अवैध लेवी वसूली गई और केवल 16 महीने में 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। भ्रष्टाचार कर लिया गया। सूर्यकांत तिवारी ने इस सेटअप के लिए सरकार में मजबूत अधिकारियों को पहले सेट किया। समीर बिश्नोई ने कोयला परिवहन की परमिट को ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कर दिया। इसके लिए 15 जुलाई 2020 में तत्कालीन खनिज विभाग के संचालक समीर बिश्नोई ने आदेश जारी किया था। बहुत घोटाला है, बहुत घोटाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है ये भी आपको बता देता हूं। रोज आपको बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पूरे देश में मानसून से हाहाकार मचा हुआ है। सीधे मुद्दे की बात में कुदरत के अटैक के वीडियो दिखाता रहता हूं। कहीं ट्रक बह गया, कहीं गाड़ियां बह रही हैं, कहीं सड़क किसी समंदर बन गया है। तमाम वीडियो दिखाता हूं। आज फिर उत्तराखंड की डरावनी तस्वीर आई है। दिखा दीजिए भाई, दिखाइए तस्वीर, दिखाइए। देखिए कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते भरभरा कर सड़क पर आ गिरा।
ये वीडियो जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का है। इस लैंडस्लाइड के बाद इस हाईवे पर यातायात रोक दिया गया। गनीमत रही कि जब ये हादसा हुआ वहाँ कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण से कोई जनहानि नहीं हुई। सड़क बंद करने की वजह से दोनों तरफ हजारों यात्री फंसे हुए। इसलिए कह रहा हूँ, क्यों फंसना भाई, मत जाइए ना अभी पहाड़ों से। रोज कहता हूँ। और देखिए, जब मैं स्कूल की खबर आपको दिखाता था कि स्कूल जर्जर है, देखिए कटनी में स्कूल गिर गया, बच्चे घायल हो गए। इसीलिए इसमें भी आपको सावधान कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। मेरे भी कई मित्र कहते हैं चलो पहाड़ घुमाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जान रहे हैं प्राकृतिक आपदा है, क्यों रिस्क लेना। इतने पहाड़ टूट रहे हैं, सड़कें बंद हो जा रही हैं, फिर भी आप लगातार घूमने निकल जा रहे हैं और फंस जा रहे हैं। मत जाइए, बहुत बारिश हो रही है पहाड़ों में, रुके रहिए, कुछ दिन बाद चले जाइएगा। इतने दिनों से लगातार पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही। उसी बीच मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह पोस्ट हमारी सुरक्षा के लिए किया था। आप लोग भी देख लीजिए। दिखाइए। जितना पेड़ काटेंगे उतना खतरा बढ़ेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए, दिक्कत हो जाएगी, पहाड़ों में दरार पड़ जाएगी और आपकी और हमारी ही जिंदगी खतरे में पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा दिखाइए ना, पूरा दिखाइए इस वीडियो को। जब से ये इंसान आए हैं, पेड़ कटे, तब से भागना पड़ता है। ना जाने कब भूस्खलन आ जाए, नाजायज कब्जा करके खुद तो मरते हैं और हम पर भी कयामत ढाते हैं। फिर कैसे बचते आए आज तक? निगाह रखनी पड़ती है भैया। जहाँ ज्यादा कटाई हो, नदी नालों का पानी मटमैला लगे, चट्टानों पर दरारें आए, कटने के निशान आए और जहाँ खड़ी चढ़ाई पर मकान बनाते देखें तो बस वहाँ से खिसक लो। रिहायशी क्षेत्र में भारी बारिश आने की संकेत है और पहाड़ी इलाकों में चट्टान खिसकने का डर। 8:53 हो गए, टाइम हो गया है, अब जाना पड़ेगा। देश में क्या हुआ ये मैंने आपको दिखा दिया, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ये मैंने दिखा दिया, और सबसे बड़ी खबर कोयला घोटाले में कल क्या होने वाला है अपडेट दिखाने का वादा भी कर दिया।